इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद जो कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं, शुरू कर रहे हैं। सवाल देखिए दिया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपके सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावें। यानी कि ये जो सवाल दिया गया इनके 4 ऑप्शन दिए गए, आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। यूरोप महादेश ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूरोप। यूरोप महादेश के अंदर इटली एवं जर्मनी आते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ये जो हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी हुआ करती थी वियना। इसी वियना में सम्मेलन हुआ था और ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। इसी वियना सम्मेलन के बाद जो है कि कांग्रेस वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी पुनर्स्थापन जो है फ्रांस में बुर्बो वंश का। तो बुर्बो वंश देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल में है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जोसेफ मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेजनी की बात करें तो इस जोसेफ मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संगठन बनाया था, यंग इटली। और इसी जोसेफ मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था। तो ये भी सवाल याद रखिएगा। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किया था जोसेफ मेजनी ने। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन थर्ड ने किया था। नेपोलियन थर्ड ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के पहले थोड़ा सा ये जानिए आप लोग, सेडान का युद्ध। ये सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था सेडान का युद्ध। और ये सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इस युद्ध में पर्सा ने फ्रांस को पराजित किया था। फ्रांस को पराजित कर दिया था पर्सा ने। और इस के बाद जो है एक समझौता हुआ था, यानी एक संधि हुई थी जिसको कि फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। 1871 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेडान का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो आंसर करेंगे हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि। सेडान का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर में है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा?
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? वो है यूनान। देखिए यूनान ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि हुई थी तुर्की के साथ। तुर्की ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो है सवाल इसमें दिया गया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। खाली स्थान है कि युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जर्मन का जन्म हुआ था। किस युद्ध के बाद? तो सेडान का युद्ध। और ये सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में, जिसमें से कि फ्रांस पराजित हो गया था और पर्सा जीता था। इसी सेडान के युद्ध के बाद जो है कि एक यूरोप का एक महाशक्ति का पतन हुआ था, दूसरे महाशक्ति जिसका जर्मन का जन्म हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 में सोडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था, यानी सोडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था सोडोवा का युद्ध। सोडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। सोडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, और इस युद्ध में इस पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था जबकि पर्सा इसमें जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। खाली स्थान की जगह आएगा पुरातन, इसी पुरातन युग को भी अंत कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली डैश से बचा रहा, तो इस डैश के जगह आ जाएगा वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली संघर्ष से बचा रहा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया। यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक किससे बनाया गया था? तो वो है ओटो। ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो सीधा सवाल है, हंगरी की राजधानी जो है वो है वुडापेस्ट। अब देखिए निम्नलिखित समूहों का मिलान करिए। तो ये मिलान करने के लिए जोसेफ मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क, विक्टर एमेनुअल, और समूह बी में दार्शनिक है, इटली है, राजनीतिक है, जर्मन चांसलर है। तो इसका जो मिलान करना है, जोसेफ मेजनी जो थे वो इटली के रहने वाले थे। इटली देखिए ख में यानी बी में है, तो यहाँ ये इससे मिल जाएगा। हिगेल की बात करते ये एक दार्शनिक था जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इस तरह से मिलान कर लेंगे। बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था जो डी में, तो इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे। विक्टर एमेनुअल की बात करें तो विक्टर एमेनुअल एक राजनीतिज्ञ थे जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इस तरह से इसको मिलान कर लिए। अब समूह ओ है और इसको बी से मिलान करना है। फिर दूसरा वियना सम्मेलन की बात करें तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। 1815 देखिए डी में है, तो इस तरह से ये डी हो जाएगा। मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ था, तो इस तरह से ये सी हो जाएगा। इटली का एकीकरण की बात करें तो इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था जो ए हो जाएगा। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था जो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि बी में है, तो इस तरह से हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इसका मिलान कर लिए हम लोग। ए बी सी डी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी। इटली का एकीकरण ए और सेडान का युद्ध कब हुआ था? बी। तो ये हो जाएगा आपका डी सी ए बी। अब तीसरा है और ये भी मिलान करने वाला ही है। इसमें देखिए कोसुत जो था एक हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत था हंगरी का एक राष्ट्रवादी नेता, तो इस तरह से ये बी से मिलान हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 में हुआ था, 1829 ये सी में है, तो इस तरह से इसका सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद यूनान को स्वतंत्रता मिली थी 1832 में, तो इस तरह से ये डी हो जाएगा। अब पोलैंड का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1863 में, तो इस तरह से ये हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं बी सी और उसके बाद डी और उसके बाद ए, बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, इस तरह से मिलान सही हो गया। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस। धन्यवाद, जय हिंद।